नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर इतिहास के सबसे अहम मोड़ कभी आए ही ना होते, ना तो साम्राज्य उभरते, ना ही संस्कृतियां आपस में मिलती जुलती और पूरी दुनिया एक अलग ही रास्ते पर चलती। इतिहास में कई ऐसे ट्विस्ट हैं और आज हम उन्हीं में से एक व्हाट इफ की पड़ताल करने जा रहे हैं। क्या होता अगर इस्लामी शासकों ने भारत की धरती पर कदम ही नहीं रखा होता। अब ये सिर्फ किसी एक छोटे बदलाव की बात नहीं है। इस्लामी शासकों का आना भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इन्होंने हमारी संस्कृति, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, यहाँ तक कि हमारी बोली भाषा तक पर गहरा असर डाला था। 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक इस्लामी प्रभाव ने ऐसे बदलाव किए जो आज भी हमारे समाज के हर हिस्से में महसूस होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सब कभी नहीं हुआ होता, अगर इतिहास का ये चैप्टर मिसिंग होता, तो आज भारत कैसा दिखता। आज हम इसी अलग दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि भारत की पहचान, संस्कृति और भविष्य तब किस दिशा में आगे बढ़ते। इस वैकल्पिक इतिहास में जाने से पहले आइए एक नजर डालें इस्लामी शासकों के आने से पहले भारत कैसा दिखता था उस पर। 7वीं सदी में हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत में ताकतवर था और दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव और पांड्य जैसे राजवंशों का बोलबाला था। उस दौर में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म एक साथ पनप रहे थे और सभी ने मिलकर भारत की आध्यात्मिक विविधता को संजीवनी दी थी। प्राचीन मंदिर और स्तूप उस समय के धार्मिक सौंदर्य और शांति के प्रतीक थे। व्यापार भी जोरों पर था। भारत की दौलत और संसाधन इतने मशहूर थे कि रोम और दूसरे बड़े साम्राज्यों के व्यापारी यहां तक पहुंचते थे व्यापार करने को। हमारे शहर कला और साहित्य के केंद्र बन गए थे। विद्वानों और व्यापारियों और शिल्पकारों से भरे रहते थे। एक समृद्ध और सजीव भारत में इस्लामिक संस्कृति की आहट आई जो अपने साथ बदलाव की नई लहर लेकर आई। लेकिन सोचिए, अगर यह बदलाव कभी नहीं आता तो भारत कैसा होता। चलिए पहले उस बदलाव की बात करते हैं जो इस्लामी शासन से आया हमारी संस्कृति और धर्म में। जब इस्लामी शासक आए तो वो सिर्फ एक नया धर्म ही नहीं लेकर आए, बल्कि संगीत, कला और कविता में अपनी समृद्ध परंपराएं भी लेकर आए। इस्लामी मान्यताओं और भारतीय परंपराओं के बीच मेल से एक ऐसा माहौल बना जिसने सूफीवाद और भक्ति जैसे आंदोलनों को बढ़ावा दिया। भले ही भक्ति आंदोलन की जड़ें भारत की पुरानी परंपराओं में थी, लेकिन सूफियों के प्रेम और भक्ति पर आधारित विचारों से इसके प्रचार में नई ऊर्जा आई। इस मिलन ने संगीत, नृत्य और साहित्य में नए आयाम जुड़े, जिससे एक समृद्ध आध्यात्मिक माहौल बन गया जो धार्मिक सीमाओं से परे भी लोगों को जोड़ने लगा। लेकिन इस्लामी शासन के साथ कुछ तनाव भी आए थे। कुछ शासकों ने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स लगाया और कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे समाज में एक गहरी नाराजगी पैदा हुई जो पीढ़ियों तक बनी रही। जबरन धर्मांतरण और धार्मिक दबाव ने समाज में विभाजन की भावना को बढ़ाया, जिससे भारत का सामाजिक ताना बाना प्रभावित हुआ। इस वैकल्पिक समय रेखा में जहां इस्लामी प्रभाव नहीं आता, शायद भारत एक अधिक एकीकृत धार्मिक देश होता जो अपनी पहचान के साथ अपनी हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं के तहत बिना धार्मिक तनाव के आगे बढ़ता। अब बात करते हैं राजनीति की। इस्लामी शासकों के आने से भारत की सत्ता पूरी तरह बदल गई और नए शासकीय मॉडल सामने आए। दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों ने बड़े इलाकों को एक ही शासन के तहत लाया, जिससे प्रशासन में सुधार हुआ और सरकार ज्यादा केंद्रीकृत हो गई। इस दौर में एक तरह का संगठित शासकीय तंत्र था जिसने कई जगहों पर कानून और व्यवस्था को बेहतर किया और इसने भारतीय शासन की नींव मजबूत की। लेकिन इन बदलावों के साथ सत्ता के लिए जबरदस्त संघर्ष भी हुआ। कई पुराने राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात और दक्कन इस्लामी शासन के विरोध में थे। राजपूत और मराठा जैसे स्थानीय हिंदू राज्यों से होने वाले संघर्षों में बड़े युद्ध होते थे और जनता पर भी भारी टैक्स लगाया जाता था। इस प्रतिरोध ने कुछ क्षेत्रों की पहचान को मजबूत किया, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक मतभेद भी आए। अगर हम सोचें कि सल्तनत या मुगलों की केंद्रीय शक्ति नहीं होती तो भारत छोटे हिंदू राजवंशों में चलता रहता। इससे क्षेत्रीय स्वतंत्रता और सांस्कृतिक धरोहर बची रह सकती थी। इस्लामी शासकों के आने से सिर्फ शासन प्रणाली ही नहीं बदली, बल्कि भारत की भाषा और साहित्य पर भी असर पड़ा। फारसी और अरबी को स्थानीय बोलियों के साथ मिलाकर उर्दू जैसी नई भाषाएं बनी। इस मेल जोल के प्रभाव ने भारतीय साहित्य को नया आयाम दिया, जिससे कविता, दर्शन और कहानी में बेहतरीन रचनाएं सामने आईं।
अगर इस्लामी प्रभाव नहीं पड़ा होता तो भारत का साहित्यिक परिदृश्य कुछ और होता। शायद संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और बंगाली जैसे क्षेत्रीय भाषाओं का ज्यादा दबदबा होता, जबकि क्षेत्रीय साहित्य का विकास जरूर होता। गजल और उर्दू कविता जैसी अद्भुत शैलियां शायद कभी नहीं उभर पाती। दूसरी ओर फारसी और अरबी का प्रभाव दरबारों और प्रशासन में बढ़ने से संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं को पीछे धकेल दिया गया। इस बदलाव ने देशी साहित्य के विकास को प्रभावित किया, क्योंकि इन पुरानी भाषाओं को उतना संरक्षण नहीं मिला। हमारे वैकल्पिक इतिहास में अगर फारसी और अरबी का प्रभाव नहीं होता तो भारत की शास्त्रीय भाषाएं और स्थानीय लिपियां ज्यादा स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती थी और प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं को उनके मूल रूप में संरक्षित किया जा सकता था। भारत में इस्लामी शासकों के आगमन ने अर्थव्यवस्था और व्यापार को काफी प्रभावित किया। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन में भारत में व्यापार संबंधों में भारी वृद्धि हुई और ये व्यापारिक संबंध मध्य एशिया, फारस और मध्य पूर्व से बढ़कर यूरोप तक फैल गए। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे प्रमुख शहर व्यापार के केंद्र बन गए, जिससे समृद्धि आई और नए उत्पाद, तकनीक और विचार भारत तक पहुंचे। इस वैश्विक व्यापार नेटवर्क ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। हालांकि इस्लामी आक्रमणों ने आर्थिक असंतुलन भी पैदा किया। शुरुआती हमलों में मंदिरों और स्थानीय राज्यों से लूटपाट शामिल था, जिससे कुछ क्षेत्रों में अस्थिरता आई और संसाधनों की कमी हो गई। इसके साथ ही गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स, जिससे जनसंख्या के कुछ हिस्सों पर आर्थिक दबाव पड़ा और असंतोष फैला। हमारी वैकल्पिक समय रेखा में अगर इस्लामी प्रभाव नहीं होता तो भारत का व्यापार न सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया और चीन, बल्कि यूरोप और अफ्रीका तक भी लगातार जारी रह सकता था। इसका मतलब होता एक समृद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसमें मध्य एशिया का प्रभाव कम होता, लेकिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। भारत में इस्लामी प्रभाव सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था, यह विज्ञान और वास्तुकला में भी फैला हुआ था। हालांकि भारत में पहले से ही गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में गहरे ज्ञान और शिक्षण परंपराएं थी। मुगलों के अधीन भारत में वेधशालाओं की स्थापना हुई, जैसे जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई वेधशाला, जहां भारतीय और इस्लामी खगोल विज्ञान का मिश्रण हुआ। इस संलयन ने भारत के बौद्धिक परिदृश्य को नई दिशा दी और कई भारतीय विद्वानों ने इन नए विचारों को अपनाया। वास्तुकला में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस्लामी शासकों ने इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और ताजमहल जैसी प्रतिष्ठित इमारतें बनी। इन इमारतों में फारसी, मध्य एशियाई और भारत के तत्वों का मिश्रण था, जिसने एक ऐसे आर्किटेक्चरल स्टाइल को जन्म दिया जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। हालांकि इस दौरान पहले से मौजूद हिंदू और बौद्ध मंदिरों को नष्ट किया गया, क्योंकि इस्लामी शासकों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, जिससे स्थानीय समुदायों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नुकसान हुआ। हमारे वैकल्पिक इतिहास में अगर इस्लामी प्रभाव नहीं होता तो भारत का स्थापत्य विकास उन जटिल हिंदू मंदिर शैलियों को जारी रखता, जैसे खजुराहो और दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिरों में देखने को मिलती है। इस निरंतरता ने भारत की प्राचीन वास्तुकला और विज्ञान को बचाया होता, जिससे भारतीय डिजाइनों और शैक्षिक परंपराओं पर और ध्यान केंद्रित किया जा सकता। भारत में इस्लामी शासन का असर आज भी इतिहास को समझने और बताने के तरीके पर साफ दिखता। इस्लामी शासकों के आने से भारतीय इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया, जिसे अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरे लोगों के लिए यह संघर्ष और विजय की कहानी है। अगर इस्लामिक शासन नहीं आता तो भारत के इतिहास के बारे में बातें शायद पूरी अलग होती। इसके बिना स्वदेशी साम्राज्य जैसे मौर्य, गुप्त और क्षेत्रीय राजवंशों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता और एक ऐसी ऐतिहासिक पहचान बनती जो मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं पर आधारित होती। इसी के साथ वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।